and today's topic of discussion is thyroid hormones. As you know, thyroid hormones are produced by the thyroid gland. Now, what is the location of this thyroid gland? Let me just tell you. Now look, this is the thyroid gland. Thyroid gland is present just anterior to the trachea. Its lobes are present on the sides of the tracheal rings. ये मेरे पास thyroid gland है. And it is present just below this thyroid cartilage. ये thyroid cartilage है. Now let us just see the histology of thyroid gland. Thyroid gland is made up of follicles, follicular cells. ये मेरे पास है follicular cells. And parafollicular cells. ठीक है, इसमें दो तरह के cells होते हैं, follicular cells and parafollicular cells. Follicular cells will secrete T3 and T4 जिनको हम thyroid hormones कहते हैं, triiodothyronine and thyroxine या tetraiodothyronine. And parafollicular cells will secrete. Parafollicular cells are also called as C cells, and these secrete calcitonin. Okay, as we have discussed the histology of thyroid gland, उसमें मैंने आपको बताया कि एक मेरे पास ये follicular cell है जिसमें मैं आगे description बताती हूँ. अब हुआ क्या, हमारे पास हम synthesis discuss करें, synthesis of thyroid gland. एक इंसान ने आयोडीन वाला फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट खाया, ठीक है, उसके स्टमक से आया वो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट स्टमक से पास होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आयोडीन एब्जॉर्ब होगा और ब्लड में इंटर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड. नाउ दिस आयोडाइड इट विल मूव थ्रू ब्लड टू द थायराइड ग्लैंड. अब जब ये नेक के करीब थायराइड ग्लैंड में आएगा तो वहां से फॉलिक्यूलर सेल में कैसे इंटर होगा? डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नहीं एंटर होगा, थ्रू किसी न किसी चैनल के थ्रू इंटर होगा. तो यहां पर मेरे पास ये इंटर होगा थ्रू सोडियम एंड आयोडीन, थ्रू सोडियम एंड आयोडीन को ट्रांसपोर्ट. सोडियम और आयोडीन की मेरे पास होगी को ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो आयोडीन अब अंदर आ गया मेरे पास. अब नेक्स्ट में क्या होगा, फॉलिक्यूलर सेल के तो अंदर आ गया. हाँ, हमने यूं बताया था ना, ये फॉलिक्यूलर सेल है, यहां पर सारे फॉलिक्यूलर सेल्स मैंने बताए थे, मिड में ल्यूमिन था, तो हमें इसको ल्यूमिन में लाना है. अब यहां से ल्यूमिन में ये आयोडीन आएगा थ्रू काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन. आयोडीन बाहर आएगा और क्लोराइड अंदर जाएगा. अब ये जो सोडियम मेरे पास इतना ज्यादा अंदर आ गया, ये बाहर निकल जाएगा थ्रू सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड चैनल. अब क्लोराइड अंदर बहुत ज्यादा हुआ तो वो आहिस्ते आहिस्ते डिफ्यूज करके फिर बाहर हो जाएगा, ठीक है. सॉरी, सोडियम पोटेशियम होता है ये. सोडियम बाहर यहां से जाएगा और पोटेशियम अंदर आ जाएगा. बेसिकली हमारे पास ये आयोडीन आ चुका है इन ल्यूमिन. अब हमें जो दूसरी चीज लानी है वो थायरोग्लोब्यूलिन है. अब मेरे पास एक अमाइनो एसिड है जो कि ब्लड से वही प्रोटीन्स हैं, वो भी ऑब्वियसली ब्रेक डाउन हुई इनटू अमाइनो एसिड. उसमें से एक अमाइनो एसिड टायरोसिन है, वो भी इंटर हुआ यहाँ पर, और टायरोसिन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जाएगा और वहां पर ये थायरोग्लोब्यूलिन बना देगा. इट इज गोइंग टू फॉर्म द थायरोग्लोब्यूलिन. अब मेरे पास थायरोग्लोब्यूलिन जो बन गई, ये जाएगी इनटू द गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस से ये इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल बाहर आ जाएगी इन द ल्यूमिन. ल्यूमिन में अब आ गई, ठीक है, ल्यूमिन में मेरे पास आ गई है. अब मेरे पास आयोडीन ने, ये जो आयोडीन है ऑक्सीडाइज्ड हो गई है, ये रिएक्ट करेगी इस थायरोग्लोब्यूलिन के साथ, इसके साथ कंबाइन करेगी थायरोग्लोब्यूलिन के साथ और मेरे पास बना देगी. अगर ये एक थायरोग्लोब्यूलिन के साथ कंबाइन करेगी तो ये मोनो आयोडोटायरोसिन बनाएगी, दो के साथ तो डाईआयोडोटायरोसिन,
3 के साथ तो ट्राई आयोडोटायरोसिन जिसको हम T3 लिखते हैं, और अगर 4 के साथ तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन उसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, T4। अब मेरे पास ये जो है ये ल्यूमिन में बने ना, तो ल्यूमिन में से यहाँ से इनकी होगी एंडोसाइटोसिस, तो इस साथ में कुछ ल्यूमिन का कॉलॉइड, ये जो कॉलॉइड है ना ये भी थोड़ा सा अपने साथ T3 या T4 जो है वो लेकर अंदर आ जाएंगे। अब ये कॉलॉइड ड्रॉपलेट है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ कॉलॉइड ड्रॉपलेट, इसके ऊपर प्रोटीएस एंजाइम एक्ट करेगा और ये मेरे पास T3 और T4 दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ये T3 और T4 यहाँ से निकलकर ब्लड में जाएंगे और ब्लड के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे जहां पर इसने वर्क करना है, ठीक है, ये सिक्रीट होंगे। अब मैं ये होगी सारी की सारी मेरे पास सिक्रीशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, और फिर ये इसकी सिक्रीशन भी हो गई है। इसके ट्रांसपोर्ट अब डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास ये जो है T3 जो है ये बहुत रैपिड है, इट हैज अ रैपिड एक्शन एंड डिग्रेडेशन, और ये T4 स्लो होता है। T3 जो है ये क्विकली अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, T4 स्लोली बाइंड करता है। T3 मेटाबॉलिकली एक्टिव है और T4 मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपोर्ट ऑफ T3 एंड T4। ये अब ट्रांसपोर्ट, ये यहाँ से प्रोड्यूस तो हो गए, सिक्रीट भी हो गए थायराइड ग्लैंड से, अब ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? ये खुद अकेले तो नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते ना, क्योंकि ये होते हैं मेरे पास लिपिड सॉल्यूबल, मेरे पास ये लिपिड सॉल्यूबल है। तो हमारे पास प्लाज्मा क्या है? वाटर। तो T3 और T4 प्रोटीन्स ये जो है मेरे पास T3 और T4 ये लिपिड सॉल्यूबल है। प्लाज्मा में हमारे पास सारा वाटर है, ये उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं है, तो इसने ऑब्वियसली किसी ना किसी प्रोटीन के साथ मिलकर जाकर ट्रांसपोर्ट होना है। तो अब T3 और T4 जो है ये मेरे पास कंबाइन होते हैं, T3 या T4 विद ग्लोब्यूलिन, या फिर मेरे पास ये थायराइड हार्मोन कंबाइन होते हैं विद प्री एल्ब्यूमिन, या फिर थर्डली ये मेरे पास कंबाइन होते हैं ये थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 विद द एल्ब्यूमिन। अब ये हो जाते हैं वाटर सॉल्यूबल, ऑब्वियसली प्रोटीन के साथ कंबाइन किए, तो अब ये ट्रांसफर हो जाएंगे थ्रू प्लाज्मा। अच्छा, हमारे पास ये जो थायराइड विच इज कंबाइंड विद द एल्ब्यूमिन ओनली, दिस इज अवेलेबल टू द टिश्यूज। ये जो ग्लोब्यूलिन और प्री एल्ब्यूमिन के साथ these are not available to the tissues, or you know this is 70%, this is 15, this is also 15. So now we are going to discuss the regulation of thyroid hormones. तो इसकी दो तरह से रेगुलेशन होगी, one is auto regulation and second one is रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑटो रेगुलेशन कैसे है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। अगर मेरे पास ये फॉलिक्यूलर सेल्स में, ये एक फॉलिकल है, ये इसकी फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स में अगर मेरे पास आयोडीन का लेवल कम है तो आयोडीन की इनटेक इंक्रीज होगी ताकि इसका लेवल नॉर्मल पे आए। अगर आयोडाइड आयन का लेवल ज्यादा है तो इसका जो इनफ्लक्स है वो कम होगा ताकि इसका लेवल नॉर्मल ही रहे। अब इसकी रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन्स की रेगुलेशन। अब ऑब्वियसली जब आयोडीन की अमाउंट यहाँ ज्यादा होगी तो देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब इसकी रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे है? हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस मेरे पास करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग आएगा मेरे पास यहां पर फॉलिक्यूलर सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है, इसके ऊपर आकर लगेगा और ये मेरे पास जो है वो इनफ्लक्स ऑफ आयोडीन इनटू द फॉलिक्यूलर सेल्स, आयोडाइड आयन, ये इंक्रीज करेगा। थायरोग्लोब्यूलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, थायरोग्लोब्यूलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। फर्स्ट काम ये किया, सेकंड ये, और थर्ड फिर जो कोलॉइड का इनटेक करवाएगा, कोलॉइड का इनटेक करवाएगा तो फिर वहां से वो प्रोटीएस उसके ऊपर एक्ट करेगा और T3 T4 रिलीज होगा। तो इस तरह से अगर ये आएगा मेरे पास थायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, तो ये रिलीज होंगे ज्यादा अमाउंट में, अगर नहीं तो नहीं। तो इस तरह हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी भी रेगुलेट कर रहे हैं इसकी सिक्रीशन को।
अब हमारे पास ये देखिए, ये एक हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस ने मेरे पास प्रोड्यूस किया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो ये पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम आपको पता है, यहाँ कैपिलरी होती है, फिर वेन होती है, और वेन के बाद दोबारा कैपिलरी, इसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आएगा इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में ये थायरोट्रॉफ बना हुआ है। थायरोट्रॉफ जो मेरे पास आकर रिलीज करेगा, इसकी इसकी मेम्ब्रेन पर ये एक्ट करेगा, और फिर उसके बाद इसने रिलीज करना है थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। अब ये मेरे पास थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन किस तरह से रिलीज करेगा, ये इसकी मेम्ब्रेन पे कैसे एक्ट करता है, ये मैं बताती हूँ। सो ये मेरे पास मेम्ब्रेन है इस थायरोट्रॉफ की, जो मैंने अभी एंटीरियर पिट्यूटरी में दिखाया है। यहाँ पर आकर ये मेरे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इसके रिसेप्टर के ऊपर, ये एक जी प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन में है, उसके ऊपर ये आकर लगेगा इसके रिसेप्टर पर। और ये जो जी प्रोटीन है, इससे 7 फोल्डेड प्रोटीन है, इसके यहाँ पर अल्फा बीटा गैमा और जीडीपी अटैच है। तो जब रिसेप्टर लगेगा, ये जीडीपी इससे जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी, और जीटीपी आकर इसके साथ अटैच होगी। जीटीपी जैसे ही इसके साथ अटैच होगी तो अल्फा सब यूनिट इससे अलग होगा, और वो जाकर एडिनाइल साइक्लेस के साथ लग जाएगा। जैसे ये एडिनाइल साइक्लेस के साथ लगेगा तो एडिनाइल साइक्लेस एक्टिव हो जाएगा, और ये एडिनाइल साइक्लेस जो है वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, और साइक्लिक एएमपी मेरे पास फॉस्फोराइलेट करेगा डिफरेंट प्रोटीन्स को। जैसा कि ये देखें, ये मेरे पास एटीपी अल्फा सब यूनिट आकर एडिनाइल साइक्लेस के साथ लगा, तो एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी, और इसने जो है वो प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाई, और प्रोटीन्स जो है वो एक्टिव हो गई। अब प्रोटीन्स वो एक्टिव हो गई। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास जो प्रोटीन एक्टिव हुई थी वो फॉस्फोलाइपेज सी थी। फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव हुई, उसने फॉस्फो इनऑसिटोल फॉस्फेट P2 जो है इसको कन्वर्ट कर दिया इनऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाई असाइल ग्लिसरोल में। इनऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, कैल्शियम को रिलीज कराएगा, और डाई असाइल ग्लिसरोल जो है ये मेरे पास इनएक्टिव काइनेस को एक्टिव काइनेस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो अब जो प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होगी, जो प्रोटीन मेरे पास जो एंजाइम बना, वो थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन है, और वो रिलीज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो सेल का रिस्पॉन्स है, कैल्शियम रिलीज हो गया यहाँ से, और बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन इस तरह से रिलीज हो गया। अब उसने जाकर मेरे पास एक्ट करना है थ्रू ब्लड, ये जाएगा थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, और जाकर थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा, और उसमें से थायराइड ग्लैंड्स को रिलीज करवाएगा, जिसकी मैंने मैकेनिज्म ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है पहले ही, उसकी सेंसेस। अब मेरे पास जो मैंने थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ एन अल्फा सब यूनिट एंड अ बीटा सब यूनिट, दोनों आपस में ज्वाइन है। अल्फा सब यूनिट इसका सेम है, जो कि LH में भी होता है, FSH में भी होता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH में भी। जो TSH को डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम LH एंड FSH, वो इसका बीटा सब यूनिट है। अब ये TSH जो प्रोड्यूस हुआ, ये थायराइड ग्लैंड में आकर इसके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, वही जी प्रोटीन थी, वही एक्टिव हुई, एडिनाइल साइक्लेस एक्टिव हुआ, साइक्लिक एएमपी जो है वो कन्वर्ट करेगी एटीपी को साइक्लिक एएमपी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव करेगी, वो अगेन फॉस्फोइनोसिटोल और डाइसाइलग्लिसरॉल प्रोड्यूस होगा, वही जो पुराना मैकेनिज्म अभी मैंने बताया ये वो बन गया, और कैल्शियम की अमाउंट भी इंक्रीज करेगी, और ग्रोथ फैक्टर्स भी। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, एक तो ग्रोथ होगी, और दूसरा जो है वो मेरे पास सिंथेसिस ऑफ हार्मोन होगी। ग्रोथ किसकी होगी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, सेल की ग्रोथ होगी, सेल नंबर, फॉलिकल फॉर्मेशन, ये सारा कुछ बेसिकली इसलिए हो रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन। सेंसिस ऑफ विच हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स। ये देखें, ये सारा कुछ होगा, ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन, कपलिंग, एंडोसाइटोसिस, कॉलॉइड अंदर जाएगा, थायरोग्लोबुलिन, और वो रिलीज हो जाएंगे, तो ये मेरे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। सो एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का काम है मेरे पास नॉर्मल ग्रोथ करवाना। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, बंदे को क्रेटिनिज्म होगा। ये मैं आगे चल के आपको क्रेटिनिज्म बताऊंगी। बेसिकली इसमें बंदे इनफर्टाइल हो जाता है, बहुत उसका हाइट भी छोटी सी रह जाती है, और कुछ और भी होती हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स, वो मैं आपको ड्वार्फिज्म से जब डिफ्रेंशिएट कराऊंगी तो आपको पता चलेगा। डिसऑर्डर्स में हम इसको डिस्कस करते हैं क्रेटिनिज्म को। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड ने मेरे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि
इससे बेसिकली ये कर क्या रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करवाएगा, हीट प्रोडक्शन करवाएगा, हीट प्रोडक्शन हुई तो बेसल मेटाबॉलिक रेट खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा इसने ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को भी सिक्रीशन करानी है, और इसने ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में ज्यादा करवाना है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ये ज्यादा करवाएगा तो मेरे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी होगी तो ग्रोथ होगी। तो सिंपली मेरे पास थायराइड हार्मोन क्या करेगा, ये थायराइड हार्मोन T3 और T4 आएंगे, ये मेरे पास जो है वो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाएंगे ताकि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करे, और एड्रीनल मेड्यूला जो है उसको भी स्टिमुलेट करवाएंगे, और इसके मेड्यूला में से एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन जो है कैटिकोलामीन्स, ये सिक्रीट होंगे। ये मेरे पास जो है ये ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो ग्लाइकोलिसिस होगी, एटीपी की प्रोडक्शन हुई। एटीपी आपको पता है एनर्जी है, और एनर्जी हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, तो इस तरह से इसने ग्रोथ के लिए यूज कर लिया ग्लूकोज को। और इसके अलावा ये और भी बहुत सारे एंजाइम की सिंथेसिस को इंड्यूस करवाते हैं। एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गई, वो रेगुलेशन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आपके पास इसकी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा ग्रोथ हार्मोन, और जो भी हमें जब एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर नहीं है चाहिए तो इसकी अमाउंट कम प्रोड्यूस होगी। अब मैं इसके इफेक्ट्स बताऊंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस effects of thyroid hormones. So first one is on nutrient sources. So simply है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों की मेटाबॉलिज्म करवाएगा। ग्लाइकोजिन को ये डिग्रेड करवाएगा इनटू ग्लूकोज, और प्रोटीन की भी डिग्रेडेशन करवाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज करवाएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इसका आउटपुट यह है कि इसने कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना है। वो कैसे इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। रिस्पायरेटरी रेट, इससे थोड़ा बहुत रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज करना है, थोड़ी सी वेंटिलेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। रीनल सिस्टम में भी इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा। कैसे कि रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट थोड़ी सी बॉडी में ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड है वो भी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है कि वो टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, और रेड ब्लड सेल की अमाउंट ज़्यादा हुई तो वो ज़्यादा कैरी करे। इसके अलावा इसने मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करवाना है। मेटाबॉलिज्म इसलिए इंक्रीज कराएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, और इस एनर्जी को वो यूज़ करके ग्रोथ करवाए और टिश्यू की डेवलपमेंट। ग्रोथ है किसकी करवाएगा, आपके पास टीथ की ग्रोथ करवाएगा, बोन्स की करवाएगा, नेल्स की करवाएगा, और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। और नर्वस सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ये आपके पास आपको अलर्ट रखता है, वेकफुलनेस रखता है, और इसके अलावा आपको अच्छी मेमोरी होती है। जिसका थायराइड लेवल नॉर्मल हो ना, उसकी मेमोरी अच्छी होती है, वो लर्निंग अच्छी होती है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, और इमोशनल टोन भी उसकी नॉर्मल रखने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एक तो ये फॉलिकल्स की मेच्योर होने में हेल्प करता है, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन में इन फीमेल, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और इसके अलावा मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। और अदर देन दैट इसकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और एड्रीनल कॉर्टेक्स में भी रोल है। सो वी आर लेफ्ट विद द डेफिशिएंसीज, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाती हूँ। प्लीज़ वॉच दैट। थैंक यू।